सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में की विजय संकल्प महारैली। महादेव घोटाले पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पर किया कटाक्ष। पूछा किसके हिस्से में कितना पैसा आया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री बड़वानी में करेंगे चुनावी जनसभा। अमित शाह की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राज्य में पार्टी के लिए प्रचार में जुटे। तेलंगाना में 15 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। हैदराबाद के फार्मा कंपनी के ठिकानों पर की कार्रवाई। आवासन मंत्री इंदिरा रेड्डी के आवास और रिश्तेदारों के घर पर भी हो रही है छापेमारी। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। श्रमिकों से लगातार स्थापित किया जा रहा है संपर्क। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को किया बर्खास्त। फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति नरमी बरतने का था आरोप। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। उन्होंने खासतौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के सालों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस
बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में देशवासी बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं और कांग्रेस ने कभी भी लोगों को इसके लिए सार्वजनिक तौर पर प्रेरित नहीं किया। पूरा देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं। क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है। इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने एक नहीं की। बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं। मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा, देश दबता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पर कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार से लोकतंत्र को प्रदूषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सट्टा कारोबार और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। गौरव भाटिया ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता में ये बातें कही। लोकतंत्र के महापर्व पर कोई वातावरण को भ्रष्टाचार से प्रदूषित कर रहा है तो वो व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री। और प्रदूषित ऐसा कर दिया है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ का घोटाला गांधी परिवार की तिजोरी भर रहा है। आम जनता ने राज्य में भाजपा को लाने का मन बना लिया है। ये घोटाला गांधी परिवार की तिजोरी कैसे भरनी है और विभिन्न प्रदेशों में कैसे कांग्रेस पार्टी की फंडिंग होनी है,
वो भी इसी घोटाले के साथ की जा रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गाजा पे बोल रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा ये जो महादेव ऐप घोटाला हुआ है, अभियुक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, तार उनसे जुड़ रहे हैं, इस पे चुप्पी क्यों साधे है कांग्रेस पार्टी? वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के विदिशा में सिरोंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक और जहां देश पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता अपने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में अपने बेटों और परिवार को आगे बढ़ाने की ऐसी होड़ है कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो वहीं कमलनाथ अपने बेटे को मध्य प्रदेश का सीएम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की सच्चाई को जनता समझ चुकी है और जनता ने राज्य में दोबारा भाजपा को लाने का मन बना लिया है। कमलनाथ जी है जिनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, ये जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो लोग मध्य प्रदेश और देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल देशभक्तों की टोली जैसी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी आज नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर प्रदेश के नौजवानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 3 दिन में चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये पिपरिया के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और आपको इस भविष्य का रक्षक बनना है। मैं देख रहा हूं इतने नौजवान यहाँ, देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे होशंगाबाद जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। और मध्य प्रदेश में अभी मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने हाल ही में निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो लोग अगले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि अगले 5 साल कांग्रेस सत्ता में रहेगी। ये प्रशासन पृथ्वीपुरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा, और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे, और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। और इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है या फिर धमकी की दुकान। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मंच से कमलनाथ ने अफसरों को धमकी दी है। इससे पता चलता है कि वे कितनी धमकी की दुकान है। चुनाव आयोग से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। क्या कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है या धमकी की दुकान? ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कमलनाथ जी ने भी
मंच से अधिकारियों को धमकाया है, कहा है कि सुधर जाओ वरना देखिए हमारी सरकार आई तो क्या क्या करेंगे। ये दिखाता है कि कितना एरोगेंस है, कितनी मानसिकता अहंकारी है कांग्रेस पार्टी की। सत्ता में आने से पहले अगर ये रवैया, ये बर्ताव है तो सोचिए गलती से सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। इसीलिए आज ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी की दुकान है। कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देखते हुए मध्य प्रदेश में इतनी बौखला चुकी है कि अब वो अधिकारियों को धमका रही है। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनावों के बीच ही कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन पिछले कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को राम मंदिर और भगवान राम का विरोधी बताने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला को लफंडर बताते हुए निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। और आचार्य प्रमोद कृष्णन की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद आई है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णन की तरफ से पार्टी के बड़े नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत वाले बयान पर कहा था कि आप इस तरह के उलूल जुलूल लोगों को छोड़िए। सुरजेवाला मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर में थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। और इससे पहले आचार्य कृष्णन ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए प्रयास हुए, इससे सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल की वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राज्य की वाम मोर्चा सरकार को आड़े हाथों लिया। तिरुवनंतपुरम में डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री का ये दावा गलत है कि केंद्र के प्रतिकूल राजकोषीय दृष्टिकोण के कारण केरल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पी मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि केरल में वित्तीय संकट राज्य सरकार के अंधाधुंध पैसे खर्च करने और राजकोषीय कुप्रबंधन के कारण है। The state government of Kerala, to hide the mismanagement and inefficiency of the state government, they are trying to put the blame on the government of India for the financial debt threat, financial problems faced by the people of the state.
the people of the state are not getting the welfare pensions. They are not getting the benefit for housing. They are not getting the UGC scheme pay revision. But the reason for all this is the mismanagement of the finances of the state. हैदराबाद में आज कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद स्थित कई फार्मा कंपनियों पर आज छापेमारी चल रही है। फार्मा कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों के ठिकानों पर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं तेलंगाना राज्य की आवासन मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के आवास पर भी छापेमारी की गई है और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी चल रही है। सूत्रों ने कहा है कि आईटी अधिकारियों को 10 समूहों में विभाजित किया गया है और एक साथ तलाशी ली जा रही है। हाल ही में पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार पोंगुलेट्टी श्रीनिवास राव के आवास पर भी आईटी छापे पड़े थे। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टनल में मलबा हटाने का काम जोरों से चल रहा है। वायरलेस वॉकी टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क करके सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। मजदूरों के लिए कंप्रेसर के माध्यम से कुछ खाने के पैकेट्स भी अंदर भेजे गए हैं। वहीं टनल में पानी के पाइप्स के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों में अधिकांश झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। सुरंग से मलबा हटाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ITBP और पुलिस बल के साथ भारी मशीनें तैनात की गई हैं। रविवार सुबह दिवाली के दिन उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ। हादसे में 40 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। इस हादसे को लेकर PM मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर श्रमिकों की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। और वहीं उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर कल से जारी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहां पर मौजूद अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार और सभी विशेषज्ञ एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं और लगातार श्रमिकों से संपर्क स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि PM ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहाँ पर किया जा रहा है। और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहाँ पर भेज कर लगभग 60 मीटर से ज़्यादा का रास्ता बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है। गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन, पानी और खाने पीने की चीजें लगातार भेजी जा रही हैं और पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जा रही है। खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान A, B, C 3 प्लानों पर काम कर रहे हैं
और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। और उत्तरकाशी के जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया है कि बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क किया गया है, सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्टक्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। और वहीं सुरंग का निर्माण कार्य देख रही NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने बताया कि अब स्थिति पहले से काफी बेहतर है। सुरंग में फंसे लोगों को खाना और पानी मुहैया कराया जा रहा है। स्थिति अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ हैं, करीब 40 अंदर हैं, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है। तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए। उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्यूएट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है। बात प्रदूषण की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के विफल रहने के बावजूद दिल्ली में सुबह के AQI स्तर से अधिक इजाफा नहीं देखा गया। आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण कुछ दिनों पहले की तुलना में दिल्ली का AQI काफी बेहतर है। गुरुवार को दिल्ली NCR में हुई बारिश के बाद वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ था। प्रदूषण को नियंत्रित करने में न तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और न ही भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कामयाब हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए स्पष्ट रूप से पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया था। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में आपकी सरकार पराली जलाए जाने के मामले में पंजाब को क्लीन चिट देती रही और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों पर आरोप लगाती रही, जहां पराली जलाए जाने के मामले पंजाब के मुकाबले 10% भी नहीं थे। और प्रदूषण के हालात पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के पटाखों पर ही ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने यूपी हरियाणा पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। अगले जो 3-4 दिन का अनुमान है, ये जो एक स्टोरेज की स्थिति बनी है, इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रेफ 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। और वायु गुणवत्ता पर हो रही राजनीति का भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने AQI पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते राजनीति के बजाय प्रदूषण नियंत्रण पर काम किया होता तो आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? और प्रदूषण के हालात पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। और जैसे हमने कहा कि एक समीक्षा बैठक इस वक्त वो कर रहे हैं गोपाल राय, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो है वो ग्रेफ 4 का सिस्टम वो लागू रहेगा। 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? और देश के विशेष रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों को
सशक्त करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस खबर में जानकारी दी गई है कि आज़ादी के बाद यह अपनी तरह का पहला मिशन होगा। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मोदी सरकार कुल 24,000 करोड़ रुपए के बजट से योजना का शुभारंभ करेगी। विशेष रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 2023-24 के बजट में इस मिशन का प्रावधान किया गया है। देश की कुल आबादी में 28 लाख की विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसमें से 75 समूह 22,544 गांवों में निवास करते हैं। ये देश के कई पिछड़े और संपर्क मार्गों से दूर के इलाकों में रहते हैं। मिशन के तहत दूर संचार, संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उन तक पहुंचाने और जीविका के अन्य साधन मुहैया कराने का प्रावधान है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती अनियमितता मामले में 3 आरोपियों पर अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। ईडी ने इनकी कस्टडी मांगी थी। 3 आरोपियों में जिशान हैदर, जावेद इमाम, दाऊद नसीर शामिल हैं। फिलहाल ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ये सभी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड में चेयरमैन हैं। उन पर 32 लोगों की अवैध भर्ती के आरोप हैं। भ्रष्टाचार मामले में जांच एजेंसी ईडी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी केस दर्ज कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने 10 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर भी छापेमारी की थी। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल 2 एफआईआर के तहत की थी। तेलंगाना के हैदराबाद में आज सुबह एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया गया कि आग बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में लगी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को इससे निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में हैं। सेंट्रल जोन के डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने भीषण आग में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने अवैध गोदामों के घटना का मुख्य कारण करार दिया। इसे लेकर बीआरएस की सरकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। वेयर हाउस के कारण, इलीगल वेयर हाउस रहने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। लगातार हम बता रहे हैं इलीगल वेयर हाउस रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में नहीं रहना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में जो लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में ये का जो वेयर हाउस रहने के कारण ऐसा एक्सीडेंट्स बार बार हो रही हैं। मगर सरकार की तरफ से एक्सीडेंट के समय पे बोलते हैं कोई वेयर हाउस हैदराबाद शहर में हम रहने नहीं देंगे, मगर एक्सीडेंट के बाद फिर लगातार वैसा ही वेयर हाउस कंटिन्यू हो रहे। मैं तेलंगाना सरकार को बताना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल एरिया में जितने एक्सीडेंट्स होने का उम्मीद है, जितने इलीगल वेयर हाउसेस है, सभी वेयर हाउसेस को इधर से उठाना चाहिए, सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। नई दिल्ली में कल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा ये मेला। मेले में 13 देशों के प्रदर्शक हिस्सा लेंगे और मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। और क्या कुछ है खास इस मेले में, आईटीपीओ के ओएसडी कर्नल पुष्पम कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। मंगलवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला स्टार्ट होने जा रहा है। क्या खासियत रहेगी इस बार व्यापार मेले की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटीपीओ के ओएसडी कर्नल पुष्पम कुमार सर। सर, इस बार क्या खास होने वाला है? जी, इस बार हमारा जो व्यापार मेला है वो हमारे नए और भव्य भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स तैयार हैं और पुराने 7 एग्जीबिशन हॉल भी शामिल हैं। कुल 1,10,000 वर्ग स्क्वायर मीटर के ग्रॉस एरिया में यह मेला आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार व्यापार मेले की थीम क्या रहेगी? मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। बेसिकली इसका अर्थ है कि हम आप सभी को ट्रेड के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं।
इस पर कुल कितने देश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके अलावा कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इस बार लगभग 13 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इस मेले का हिस्सा है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें फोकस राज्य बनाया गया है? इसके अलावा किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? पार्टनर राज्य कौन कौन है? हमारे पार्टनर स्टेट हैं बिहार और केरला। हमारे फोकस स्टेट हैं झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। दर्शकों की बात की जाए तो सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि आम जनता कब से इस मेले का दीदार कर सकती है और व्यापारी वर्ग के लिए कब तक रहेगा ये? यह मेला व्यापारी वर्ग के लिए 14 से 18 तारीख तक खुला है और आम जनता 19 से 27 नवंबर तक इस मेले का आनंद ले सकती है। कुमार साहब जो बता रहे थे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए ITPO पूरी तरह से तैयार है और जिसमें 14 से लेकर 18 नवंबर तक व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखा गया है, जबकि आम जनता 19 नवंबर से इस मेले का दीदार कर सकेगी। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चीनी आयात में गिरावट के कारण मेड इन इंडिया सामान ने अमेरिकी बाजारों पर कब्जा कर लिया है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जहां 2018 से 2022 तक चीन से अमेरिकी आयात में 10% की कमी आई, वहीं भारत से आयात में 44% की वृद्धि हुई है। इसके लिए विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में हाल के वैश्विक परिवर्तनों से भारत धीरे धीरे लाभान्वित हो रहा है, जबकि चीन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में व्यापार संघर्ष, कोविड महामारी, ब्रेक्जिट, यूक्रेन युद्ध, औद्योगिक नीतियां सहित विभिन्न समस्याओं ने निर्यात के लिए वैश्विक विनिर्माण के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से अमेरिकी यांत्रिक मशीनरी का आयात 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन भारत से 70% बढ़ गया। वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर है, भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका में इसके स्टोर मेड इन इंडिया टैग के साथ अधिक उत्पाद बेच रहे हैं। वॉलमार्ट का लक्ष्य उन श्रेणियों में सोर्सिंग करना है जहां भारत के पास विशेषज्ञता है, जिसमें भोजन, उपभोग्य वस्तुएं, परिधान, जूते, घरेलू वस्त्र और खिलौने। रिपोर्ट में वॉलमार्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष सोर्सिंग एंड्रिया ब्राइट के हवाले से कहा गया है कि 2027 तक हर साल भारत से $10 अरब का माल मंगाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर है। वॉलमार्ट के अनुसार लगभग $3 बिलियन के वार्षिक निर्यात के साथ भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता के लिए शीर्ष सोर्सिंग बाजारों में से एक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है, जिन्होंने पुलिस पर फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति बहुत अधिक उदार होने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि ब्रेवरमैन इजरायल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद लंदन में होने वाले प्रदर्शनों से सख्ती से नहीं निपटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी पुलिस पर निशाना साधा था। ब्रेवरमैन ने कहा कि लंदन का पुलिस बल फलस्तीनी समर्थक भीड़ द्वारा कानून तोड़ने की अनदेखी कर रहा था। उन्होंने गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रदर्शनकारियों को नफरत फैलाने वाला बताया था। उनके इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी के साथ ही उनकी पार्टी के भी कुछ लोग उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहे थे। इजरायल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी बलों के खिलाफ होने वाले हमलों की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान और उसके गठबंधन समूहों के खिलाफ सीरिया में 2 हवाई हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी रक्षा विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा से बढ़कर राष्ट्रपति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपने कर्मियों और अपने हितों की हर हाल में रक्षा करेगा। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों को रोकने के मकसद से एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को संशोधित किया। मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वॉन सिक और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन ने
सियोल में सुरक्षा वार्ता में अद्यतन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि संशोधन को आवश्यक माना गया क्योंकि मौजूदा रणनीति उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों में तेजी से प्रगति को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है। खबर खेल जगत से है। आईसीसी वनडे विश्व कप में भारतीय टीम जिस अंदाज में खेल रही है उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। टीम ने अब तक अपने सारे 9 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में इस बात को जानना जरूरी है कि आखिरकार टीम के इस बेहतरीन प्रदर्शन की बड़ी वजह क्या है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत ने विश्व कप 2023 में शानदार परफॉर्मेंस किया है और अपने सभी 8 मैच जीत लिए हैं। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपनी 8वीं जीत भी हासिल की। इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते हर कोई उनका फैन हो गया है। तो आखिरकार टीम इंडिया की इस शानदार प्रदर्शन के क्या कारण हैं? आइए उसको जानते हैं। टीम यूनिट का कमाल। टीम में जो एकता है उसके कारण ही भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करने में सफल रही है। मैच के बाद बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जाता है, जिससे टीम में एकता की एक अलग पहचान दिखती है। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम हर एक डिपार्टमेंट में कमाल का खेल दिखा रही है। गेंदबाजी बनी बड़ी ताकत। भारतीय टीम की एक समय ताकत बल्लेबाजी माना जाता था, लेकिन मौजूदा विश्व कप में भारतीय गेंदबाजों ने इस पटकथा को बदल कर रख दिया। भारतीय टीम खेल के हर विभाग में अव्वल दिख रही है। खासकर गेंदबाजी में जिस तरह से बुमराह, शमी और सिराज की तिकड़ी धमाल मचा रही है, उसका तोड़ किसी भी विरोधी बल्लेबाज के पास नहीं है। मोहम्मद शमी की बात करें तो इस गेंदबाज ने इस विश्व कप में अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16 विकेट हासिल किए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट लिए हैं, जबकि वहीं मोहम्मद सिराज ने 8 मैचों में 10 विकेट निकालने में सफलता हासिल की है। बल्लेबाजी भी शानदार। इस विश्व कप में एक खास बात ये भी रही कि टीम ने ज्यादा बदलाव नहीं किए और यही वजह रही कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों ने भी अपने फॉर्म को वापस पाया। इन सब के अलावा जिस तरह से रोहित शर्मा ने ठोस शुरुआत के जरिए सही दिशा दी, उसी को पूरा करते हुए विराट कोहली ने इस विश्व कप में अपना 49वां वनडे शतक भी पूरा किया और पारी को संभालने का काम भी किया। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम इस समय पूरे रंग में है, जिसकी बड़ी वजह ये 3 कारण हैं और इसी पर खरे उतरते हुए टीम विश्व कप को अपना बनाने का सपना संजोए हुए है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और विश्व कप में लीग राउंड के सभी मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। 45 मैचों के बाद फाइनल अंक तालिका भी सामने आ गई है। टीम इंडिया सभी 9 मैच जीतकर पहले स्थान पर काबिज है। लीग स्टार के मुकाबले खत्म होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों के नाम भी सामने आ गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अंक तालिका की टॉप 8 टीमें खेलेंगी। ऐसे में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम शामिल है। मथुरा, उत्तर प्रदेश गोवर्धन पूजा के अवसर पर भक्तों ने द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की। हालांकि इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। पंचांग के मुताबिक इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से शुरू होकर अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 तक है। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। ब्रज से शुरू हुई गोवर्धन पूजा पूरे देश में उत्सव की तरह मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ दीपावली के दिन गाय को बुलाया जाता है और गाय के कान में कान जगाई होती है। कान जगाई से तात्पर्य है कि गाय को आमंत्रण दिया जाता है कि वो कल आए और गोबर करे, और उसी हिसाब से आज पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी जगह गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। उसी के बाद ठाकुर जी को अन्नकूट सेवा होती है। उस अन्नकूट को भी 56 भोग का एक छोटा रूप कहते हैं, वह भी आज ठाकुर जी को बनाया जाएगा। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में हो रहा है। और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन जी पूजन और अन्नकूट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके लिए मंदिर में खास व्यवस्था की गई, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने।
इस समय हम अक्षरधाम में मौजूद हैं और गोवर्धन का पर्व यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। देखिए मेरे सामने जो है श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं अक्षरधाम में, क्योंकि इन दिनों जो है वो पूरा फेस्टिवल मन रहा है। दिवाली मनाई देश ने और अब गोवर्धन है, उसके बाद भाई दूज होगा। किस तरह से मना रहे हैं अक्षरधाम में, इस पर बात करेंगे। अक्षरधाम के जो यहाँ पर इन पूरी चीज़ों को व्यवस्था देख रहे हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और इस प्रकार से अन्नकूट उत्सव मनाने की परंपरा है और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर भव्य अन्नकूट उत्सव का आप दर्शन कर सकते हैं। और इस अन्नकूट उत्सव में अगर देखेंगे तो 1200 से भी अधिक शाकाहारी भोजन जो है वो भगवान को अर्पित किया गया है। जिसे हमारी परंपरा में कहते हैं ना, हम जो भी भोजन है वो हम ग्रहण करते हैं उससे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा भोजन है वो पहले हम भगवान को अर्पित करके फिर उसको ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जितना भी आप भोजन देख रहे हो शुद्ध शाकाहारी विदाउट अनियन गार्लिक बनाया हुआ, पूरी श्रद्धा और पूरी समर्पण विश्वास के साथ। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 150 प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई है, 80 प्रकार के नमकीन है, 50 प्रकार के अलग अलग सब्जियां हैं। तो इस तरह की विविध कई प्रकार के व्यंजन आप देख सकते हैं। और जो मेन अभी यहाँ पे अट्रैक्शन आप दिख रहे हैं, 3 आपको केक्स देखने को मिलेंगे। तो अभी जो हमारे वर्ल्डली फेमस अक्षरधाम है, ऐसे 3 अक्षरधाम हैं। फर्स्ट इन गांधीनगर, दूसरा हमारा दिल्ली अक्षरधाम और अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर इसी साल रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में नया अक्षरधाम बना है, एक उसका केक भी है। तो इस भव्य अन्नकूट उत्सव के सभी यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, शास्त्रों में तो कहा गया है उत्सव प्रिया खलु मानवा, यानी कि जो मनुष्य होता है वो उत्सव प्रिय होता है। और स्वामीनारायण संप्रदाय की यदि बात करें तो हमारे जो इष्ट देव है भगवान स्वामीनारायण, वो अपने टाइम में हर एक जो उत्सव थे वो इसी उत्साह, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। उनका कहना था कि यदि मनुष्य को अपने अंत काल में ऐसे भक्ति प्रिय उत्सव की यदि स्मृति भी हो जाएगी तो उसको भी भगवान का परम पद प्राप्त होगा। तो उसी प्रणाली को आगे ले जाते हुए आज के ज़माने में भी उसी विधिवत तरीके से यह अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। जो गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था गोकुलवासी के लिए और सबको संरक्षण दिया था, इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा और नूतन वर्ष की पूजा हमेशा करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि यूथ को कनेक्ट करना और उन्हें बताना कि कैसे संतों ने इसको खड़ा किया और आस्था में कितना यहाँ पर विश्वास है, कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में भी रोशनी लाएगा। कैमरामैन आनंद के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, अक्षरधाम, दिल्ली। और आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आदिवासी समाज ने भारत को कैसे सशक्त बनाया, भारत की संस्कृति को कैसे संरक्षित और समृद्ध किया, आजादी के आंदोलन में आदिवासी वीर वीरांगनाओं और सेनानियों का कितना बड़ा योगदान रहा। जनजातीय गौरव दिवस इसे याद करने का बहुत बड़ा दिन बन चुका है। जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, जिस आदिवासी समाज की कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की, उस आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का काम भाजपा ने किया है। और ये मेरा एक और सौभाग्य है कि परसों मैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं। वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। भारत के इतिहास में आदिवासी योगदान को बड़वानी से बेहतर, मालवा निमाड़ से बेहतर और कौन जान सकता है। ये भूमि जनजातीय महापुरुष भीमा नायक,
खज्जिया नायक और टंटिया मामा की प्रेरणा स्थली है। मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। आप सभी को भी इतनी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मैं सर झुकाकर आपका भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। कांग्रेस के नेता हैं जो एमपी को अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो एमपी को अंधकार से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखिए कैसे कांग्रेस की काली कमाई से कमाए गए नोटों को ढेर हर दिन निकल रहे, देखते हैं ना टीवी में, नोटों के ढेर। ये क्या मेहनत की कमाई है क्या? ये ईमान की कमाई है क्या? गद्दे के नीचे छिपाना क्यों पड़ता है भाई? ये चोरी का माल है कि नहीं है? ये मोदी उसको पकड़ता है, सही करता है, गलत करता है? पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? और इसीलिए आप इतना प्यार करते हैं और वो उतनी गाली देते हैं। लेकिन वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। एक तरफ कांग्रेस का ये चरित्र, दूसरी तरफ भाजपा है जो सेवा के संकल्प को, राष्ट्र प्रथम के अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए हमारी प्राथमिकता देखिए, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, अनेक जगह पर मुझे जाना है, लेकिन कल दिवाली मनाने के लिए मैं कहां चला गया? सीमा पर देश के जवानों के पास। इतनी बड़ी चुनाव के आखिरी दिन है, लेकिन 2 दिन के बाद कहां जा रहा हूं? झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव में मत्था टेकने के लिए जा रहा। ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए आज आप देख रहे हैं, आज भारत को विश्व पटल पर नई बुलंदी मिली है। आज दुनिया में भारत का जय जयकार है कि नहीं है? आज चारों तरफ भारत की वाहवाही है कि नहीं है? अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? जर्मनी में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कनाडा में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं पर भी जाइए, आज हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके कारण? किसके कारण? ये जय जयकार किसके कारण हो रहा है? ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है,
ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपने वोट देकर मोदी को मजबूत बनाया, देश की सरकार मजबूत बनाई। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे मध्य प्रदेश के बड़वानी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।